नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी फोर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल में। ठीक है, आज हम संविधान पर चर्चा करेंगे। संविधान को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना आवश्यक है कि संविधान सभा क्या है और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखते हैं संविधान सभा। देखिए, सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी डिमांड कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले संविधान है क्या? तो संविधान किसी भी देश के नियमों, कानूनों, विचारधाराओं का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि पृष्ठभूमि कहाँ से आई है। तो संविधान की पृष्ठभूमि सबसे पहले देखते हैं कि 1895 में पहली बार संविधान सभा की जो मांग है ये बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में की थी। और स्वराज विधेयक में उन्होंने 1895 में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब 1895 में जब स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक की बात नहीं मानी गई तो दोबारा 1922 में महात्मा गांधी ने भी उसी बात को दोहराया और 1922 में कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानी गई। इसी तरह 1924 में स्वराज पार्टी आती है तो 1924 में स्वराज पार्टी की बात भी नहीं मानते हैं अंग्रेज। अब देखते हैं कि संविधान की हमारी मांग कब मानते हैं। तो देखें क्या इसमें है। संविधान सभा की मांग पृष्ठभूमि में है किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है और इन दिशा निर्देशों का स्रोत उस देश का संविधान होता है। ठीक है, इसमें लिखा है यदि भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान ना तो किसी संयोग की उत्पत्ति है और ना ही क्रमिक विकास का परिणाम है। तो है क्या भारतीय संविधान? भारतीय संविधान की रचना एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, याद रखें कि संविधान की जो रचना है ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा की गई थी। और इसमें जो टाइम लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान में आपका 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, 114 दिन बहस हुई थी और 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे और टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। तो याद रखें संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा आपका संविधान पर 114 दिन बहस हुई है। साथ ही साथ हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और 11 देशों के संविधान से चीजें ली थी। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, 114 दिन संविधान में बहस हुई है, 63,96,729 रुपये का खर्च आया है संविधान निर्माण में और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है संविधान बनाने में। हमने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया है और लगभग 11 देशों के संविधान से चीजें ली हैं। ठीक है, तो ये हुए हैं। अब और संविधान का निर्माण किसने किया है भाई? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा संविधान निर्माण किया गया है। इसे एक निश्चित तिथि और याद रखो संविधान को हमने लागू किया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, आप जब संविधान की प्रियम्बल पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, अर्थात संविधान हमने आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया था। याद रखें कि 26 नवंबर 1949 को मात्र 15 आर्टिकल लागू किए थे हमने। ठीक है, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारे पास पूरा संविधान बन गया था। 395 अनुच्छेद बन गए थे, 22 भाग बन गए थे और 8 अनुसूचियां हमारे पास तैयार थीं। लेकिन हमने सारा का सारा संविधान 26 नवंबर को लागू नहीं किया, हमने केवल 15 आर्टिकल 26 नवंबर को लागू किए थे। और 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखें 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और संविधान दिवस जो मनाने की सिफारिश है ये की थी लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी ने आपका कहा था कि भाई सिंघवी, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी ने आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने की सिफारिश की थी। जोधपुर राजस्थान से संबंधित है लक्ष्मीमल सिंघवी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और एक निश्चित तिथि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से क्या किया, लागू किया। अर्थात 26 नवंबर को हमने 15 आर्टिकल छोड़ के अर्थात 395 आर्टिकल में यदि 15 माइनस कर दूं तो उतने आर्टिकल लागू कर दिए थे, 22 भाग लागू कर दिए थे और 8 अनुसूचियां लागू कर दी थी। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया लागू कर दिया था हमने। और याद रखो
26 नवंबर को हमने संविधान आंशिक रूप से लागू किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। अब संविधान सभा की डिमांड कहां से आती है, तो याद रखें भारत में स्वाधीनता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। 1895 मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि 1895 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था स्वराज विधेयक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक तैयार किया था और स्वराज विधेयक में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो पहली बार कब आई भाई, 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग की किसने, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कहां पर, स्वराज विधेयक में। स्वराज विधेयक में मांग की थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये पहली बार किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ठीक है, देखें आगे दोबारा संविधान सभा की जो दूसरी बार मांग है वो 1922 में की गई। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। अर्थात दूसरी बार संविधान सभा की जो मांग है कब की गई, 1922 में की गई। किसने की, महात्मा गांधी ने की। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है वो भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। अब दूसरी बार फिर अंग्रेजों ने संविधान हमारी बात नहीं मानी। फिर हमने तीसरी बार 1924 में, ठीक है, 1924 में आपका संविधान सभा के लिए स्वराज पार्टी ने मांग की। ठीक है, 1924 में देखें 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी। तो स्वराज पार्टी जो थी, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में तीसरी बार मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अंग्रेज हमारी बात लगातार नहीं सुन रहे हैं। पहले 95 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, 1922 में महात्मा गांधी ने कहा और 1924 में मोतीलाल नेहरू यानी स्वराज पार्टी के संस्थापक ने यही बात को दोहराया। अगली बार जो मांग है 1934 में आपका संविधान सभा के गठन के लिए एम.एन. राय द्वारा रखा गया। मतलब चौथी बार जो है संविधान सभा की जो डिमांड है एम.एन. राय ने रखी थी। ठीक है, एम.एन. राय के द्वारा मांग की गई, लेकिन अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। अगली जो बार है पांचवी बार वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। मतलब 1935 में किसने मांग की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की है कब, 1935 में मांग की है। इसके बाद 3 साल के बाद 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एक स्वतंत्र देश के लिए संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है। अब धीरे धीरे लगातार मांग हो रही थी, तो 1938 में पहली बार कहा गया कि संविधान बनाएगा कौन, संविधान सभा। लगातार भारतीय मांग कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। अब देखें ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि हम एक ऐसी संविधान चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। मतलब भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। ये कथन एग्जाम में आ जाता है कई बार कि निम्न में से कथन किसका था, ये कथन किनका था, महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है, अब अगली बार चलते हैं और क्या हुआ देखें। अब 1940 में अंततः देखिए लगातार क्या हो रहा था, 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। देखिए वो क्या रहा था कि पहली बार जब हमने मांग की 1895 में, फिर 1922 में मांग की, फिर 1924 में मांग की। ठीक है, लगातार मांग हो रही थी, अंग्रेज हमारी बात को नहीं मान रहे थे। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। हुआ क्या था देखिए, 1914 से 1918 तक जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, याद रखें ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, इसका रीजन क्या है। 1914 से 1918 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है चाहते थे कि भारत हमारा साथ दे, तो भारत साथ नहीं दे रहा था। तो अंग्रेज आए थे महात्मा गांधी के पास। अंग्रेजों ने कहा था कि भाई इस युद्ध में, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, इस युद्ध में भारतीय यदि हमारा साथ दे देंगे तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमें क्या फायदा होगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम देश को आपके आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा कह रहे हो तो इस युद्ध में भारतीय साथ दे देंगे। तो पहले विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे भारतीयों ने क्या किया था, अंग्रेजों को साथ दे दिया था। इस वजह से महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी भर्ती कराने वाला सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये महात्मा गांधी को उपाधि मिली थी। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1918 में, अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए। अब
हम लगातार क्या है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर सेकंड वर्ल्ड वार, आपको याद होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 1945 में हुआ है सेकंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो फिर अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी कि भारतीय साथ दें, लेकिन इस बार अंग्रेज दोबारा महात्मा गांधी के पास जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि आपने पहली बार कहा था कि हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन आपने आज़ाद नहीं किया था, इस बार भारत आपका साथ नहीं देगा। तो भारत साथ नहीं दे रहा था, और यदि भारत साथ नहीं देगा तो ये लोग क्या होंगे, अंग्रेज हार जाएंगे। इस वजह से क्या हुआ था, अंग्रेजों ने अब सोचा कि भाई अब भारतीयों के कुछ मन की इच्छा पूरी कर दी जाए। क्या भारतीयों ने कुछ मंगाया है? तो इन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कि अच्छा 1895 लगातार ये लोग एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो है संविधान सभा। यदि इनकी संविधान सभा बना दी जाए तो ये लोग हो सकता है खुश हो जाएं और हमारे साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। इस वजह से एक लॉलीपॉप के रूप में 1940 में भेजा गया था, किसको, अगस्त प्रस्ताव को भेजा गया था। और अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार माना सैद्धांतिक रूप से कि भारतीयों के लिए हम संविधान सभा बनाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, ये हुआ अगस्त प्रस्ताव, जो कब हुआ था, 8 अगस्त 1940। और ये लॉलीपॉप था कि भारतीय लोग युद्ध में शामिल हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग इनकी बात नहीं मानेंगे अगस्त प्रस्ताव की। ठीक है, हुआ क्या, जब अगस्त प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया तो आया 1942 में क्रिप्स मिशन। क्यों ये बार बार आ रहे हैं? क्योंकि अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अभी भी भारत अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हैं, और ये लोग यदि भारतीय साथ नहीं देंगे तो ये युद्ध हार जाएंगे। इस वजह से ऐसा चल रहा है। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। याद रखें, कब, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि अभी भी भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। तो अब संविधान निर्माण तैयार करेगी, लेकिन कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था। देखें, हम लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें संविधान नहीं चाहिए, हमें आज़ादी भी चाहिए। ठीक है, संविधान निर्माण के साथ साथ आज़ादी चाहिए। तो 40 का हमने अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1942 का क्रिप्स मिशन, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर के आए थे, इसको भी हमने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ, ठीक है, क्रिप्स योजना को भविष्य का वादा करार दिया गया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक या इसी को कहा था आगे की तारीख का चेक, आगे की तारीख का चेक कहा था, आगे की तारीख का चेक कहा था। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम 1942 यानी युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। अब क्या पता युद्ध समाप्त होता है कि नहीं होता है, कौन बचता है कौन रहता है। इस वजह से गांधी जी ने इसको कहा था कि भाई ये क्या दे दिए हो तुम, पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, आगे की तारीख का चेक। जबकि इसी क्रिप्स मिशन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका कोई मालिक नहीं है, यह एक ऐसे बैंक का चेक है जिसका कोई मालिक नहीं है। मतलब पता नहीं हम आज़ाद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ऐसे बैंक का तुम चेक दे रहे हो जिसका कोई मालिक ही नहीं है, पता ही नहीं कि होगा कि क्या होगा। तो याद रखो, क्रिप्स मिशन कब आया है, याद रखो 30 मार्च 1942 को क्या आया है, क्रिप्स मिशन आया है, स्टैफोर्ड क्रिप्स से। ठीक है, अब देखें आगे जो है क्या हुआ, अब संविधान सभा का गठन हुआ। तो याद रखो, संविधान सभा का जो गठन है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है। ये हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कैबिनेट मिशन कब आया है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया है। तो प्रश्न आएगा, देखो 2 योजनाएं मिलेंगी आपको, एक कैबिनेट मिशन मिलेगा और एक माउंटबेटन योजना मिलेगी, माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का निर्माण है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है, जबकि आपका भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया भाई, भारतीय संविधान का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। कब आया था ये, 1946 में आया था, जिसमें जो सीटों का बंटवारा है ये किस आधार पर करने की बात कह रहा था, जनसंख्या के आधार पर करने की बात कह रहा था कि जनसंख्या के आधार पर हम सीटों का डिवाइडेशन करेंगे। ठीक है, अब समझ आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो सुनना, बस बहुत ध्यान से सुनना, ये पीपीटी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखें ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है, इनका चुनाव कैसे करेंगे हम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित यानी ब्रिटिश प्रांत और अंशतः नामित
यानी रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। ब्रिटिश प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वहां की विधायिका से हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद रखें कि जो महात्मा गांधी हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब आगे क्या है, देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भर पाई थी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से अलग रहने का फैसला लिया था। देखें, मैं 2 लाइनें बताने का प्रयास करता हूं। देखो, जो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है, और जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन ये कर क्या रहा था, ये जनसंख्या के आधार पर आपका सीटें बांट रहा था कि जनसंख्या के आधार पर सीट कम में चुनाव करवाएंगे, और इनमें जो चुनाव हैं ये होंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, अब इसने क्या किया था, 10 लाख की जनता पर एक कैंडिडेट को खड़ा किया था। 10 लाख की जनता पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था चुनाव में। ठीक है, तो टोटल सीटें आई थी कितनी, 389 सीटें आई थी टोटल। ठीक है, इन 389 सीटों में कहाँ से कितने सदस्य आए थे, 292 जो सदस्य हैं ये आने थे कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य आने थे। ठीक है, अब 292 ब्रिटिश प्रांतों से जो 4 सदस्य थे ये आने थे कहाँ से, ये आने थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। ये चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आने थे 4 सदस्य, और जो 93 सदस्य हैं ये आने थे कहाँ से, देसी रियासतों से सदस्य आने थे। देसी रियासतों से सदस्य आने थे। याद रखें कि ये जो 292 और 496 है, ये जो कैंडिडेट आने थे ये कैसे सदस्य थे, निर्वाचित इलेक्टेड कैंडिडेट थे, मतलब इनका चुनाव होना था। और ये जो सदस्य थे ये नॉमिनेटेड थे, यानी मनोनीत सदस्य थे, इनका नॉमिनेशन होना था। ठीक है, इनको नॉमिनेट कर देना था, नामित करके कर लेना था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जनसंख्या के आधार पर सीटें आई थी। 10 लाख की जनता पर एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया गया था। अब 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक, उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 36 से 40 करोड़ थी। अब 36 से 40 करोड़ में यदि 10 लाख पर एक को खड़ा करूंगा, 10 लाख को एक पर खड़ा करूंगा, तो टोटल सीटें कितनी आई, 389 सीटें आई। इन 389 सीटों में 292 सदस्य कहाँ से लाने थे हमें, ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत कहलाते हैं जहां पर अंग्रेज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से शासन किया करते थे। जो ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र जैसे वर्तमान की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, संघ शासित प्रदेश होते हैं, तो उस टाइम के क्या होते थे, ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र होते थे। ठीक है, जैसे अजमेर मेड़ दिल्ली था, अजमेर मेड़वाड़ा था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे ये कौन कौन से थे, तो पहला चीफ कमिश्नर क्षेत्र था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, अजमेर मेड़वाड़ा मतलब राजस्थान वाला एरिया मेड़वाड़ा। ठीक है, तीसरा था कुर्ग, कुर्ग जो आपका कर्नाटका वाला एरिया है, और चौथा था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये आपके 4 कौन से थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे ये। ठीक है, तो 92 और 4 मतलब कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहा था, 296 सीटों के लिए चुनाव हो रहा था। और ये जो 93 हैं ये कहाँ से आने थे, देसी रियासतों से आने थे। देसी रियासतों का मतलब है राजा महाराजाओं को। क्यों, क्योंकि इनको मनोनीत इसीलिए कर रहे थे क्योंकि राजा महाराजा ये लोग आपका क्या है, देसी रियासतें थी। अब देसी रियासतों में ग्रामीण जनसंख्या थी और इसको खाने पीने के लाले पड़े हुए थे, इसको चुनाव उनाव से क्या लेना देना है। इस वजह से हमने कहा कि यहाँ के लोग वोटिंग करने नहीं आएंगे। इस वजह से यदि यहाँ से राजा महाराजाओं को हम पकड़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इन सीटों के लिए हम लोग क्या करा दें, चुनाव करा दें। इस वजह से 296 सीटों के लिए चुनाव होना था। ठीक है, आगे देखेंगे कि 296 सीटों के लिए जब चुनाव हुए थे तो आपका सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस को, आपका 208 सीटें प्राप्त हुई थी। किसको, कांग्रेस को, इन 296 सीटों में। ठीक है, कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। 73 जो सीटें हैं ये प्राप्त हुई थी किसको, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी, और बाकी एक 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 करके 15 सीटें अलग अलग पार्टियों को प्राप्त हुई थी। तो याद रखें, प्रश्न आता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 208। 73 किसको प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी। अब जब ये बन जाएंगे तो फिर हम संविधान सभा की क्या करेंगे, बैठक करेंगे। ठीक है, देखें आगे क्या है। अब अगला क्या है, इसमें अगला लिखा हुआ जो मैंने समझाया है। अब संविधान सभा की संरचना देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी। मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई थी 10 लाख की जनता पर एक कैंडिडेट। ये लिखा है कि 10 लाख की जनता पर, 10 लाख की जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था।
और इस आधार पर यदि 10 लाख पर एक 10 लाख पर एक करेंगे तो भारत की जो जनसंख्या थी उस टाइम पे 36 से 40 करोड़ थी। अब 36 से 40 करोड़ में टोटल 10 लाख पर एक सीटें आई, तो टोटल सीटें कितनी आई? 389 सीटें आई। अब ये 389 सीटों में कहाँ से कितने सदस्य आने थे? तो मैंने बताया था अभी कि 292 जो है ये कहाँ से आने थे? ब्रिटिश प्रांतों से आने थे। जो 4 हैं ये आने थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, ठीक है। इस वजह से इसमें लिखा हुआ है 296, ठीक है। तो 292 और 4 296। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट कितनी सीटें आई? 389 सीटें आई, जिनमें प्रांतों से कितने? 296 सदस्य, और देशी रियासतों से कितने? 93 सदस्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुए, मतलब कैबिनेट मिशन ने जो चुनाव कराए थे, मैंने बताया था कि अभी चुनाव हुए, और इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? 208 सीटें प्राप्त होती हैं। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त होती हैं? 73 सीटें प्राप्त होती हैं। और बाकी 15 जो सीटें हैं ये अन्य दलों के उम्मीदवार को प्राप्त हुई थी। पंजाब की यूनिस्ट पार्टी तथा बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी में एक एक स्थान पर जीत हासिल हुई, मतलब 15 जो थे अन्य को प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखें अब स्थिति में कौन कौन किसको प्राप्त हुई हैं, तो देखो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी भाई? 208। मुस्लिम लीग, एग्जाम में ये आते हैं प्रश्न कि मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई थी। यूनियनिस्ट पार्टी कितनी? 1। यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी कितनी? 1। कृषक प्रजा पार्टी कितनी? 1। ऐसे करके 15 सीटें और प्राप्त हो गई थी, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है अनुसूचित जातियां 1, अनुसूचित जनजाति परिसंघ 1, सिख यानी गैर कांग्रेसी 1, साम्यवादी स्वतंत्र निर्दलीय इनको कितनी प्राप्त हुई थी भाई? ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। जैसे अनुसूचित को 1, अनुसूचित जनजाति परिसंघ को 1, ठीक है, सिख कांग्रेस को 1, ठीक है, साम्यवादी को 1, आपका स्वतंत्र निर्दलीय, याद रखें स्वतंत्र निर्दलीयों को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 8। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 208। और इसी तरह आपका जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई थी। और जो ये स्वतंत्र निर्दलीय थे, निर्दलीय कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 8 सीटें। तो यहाँ से ये प्रश्न 3 बनेंगे, ठीक है। तो निर्दलीयों को 8, बाकी सबको कितना? 1। और टोटल कितनी हो गई सीटें? 296। 296 में मैंने बताया था 292 और 4 का आंकड़ा बना हुआ था, 292 और 4 का आंकड़ा बना था। आगे देखिए अगला क्या है। अब संविधान सभा की कार्रवाई, जब हमने संविधान सभा के लिए चुनाव करवा लिए, अब क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक लगेगी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को लगती है दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। अब संविधान सभा की जब पहली बैठक लगेगी तो इसमें क्या होगा? मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार करेगी और पहली बैठक में कम सदस्य आ पाएंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा पहली बैठक में कम सदस्य आने के 2 रीजन थे। देखिए इसमें क्या है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। याद रखो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। अब यहां पर क्या हुआ था? सबसे अब याद रखो कि जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, ये जो बैठक है ये हुई थी कहां पर? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के कौंसिल चैम्बर, दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में पहली बैठक हुई थी। कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में आपका क्या है? ये पहली बैठक होती है, ठीक है कि नहीं। और इसमें इस बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। अब इसमें क्या हुआ था कि भाई अब इसमें सदस्य बनाने की बात आई थी कि किसको सदस्य बना दिया जाए। तो हुआ क्या था कि पहली बैठक है, वैसे भी लोग नाराज हैं क्योंकि मुस्लिम लीग पहले से पार्टी में नहीं आई हुई है। तो हमने ये घोषणा की कि जो भी वरिष्ठतम सदस्य हो उस व्यक्ति को क्या बना दिया जाए? संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इस वजह से पहली बैठक में देखा गया सच्चिदानंद सिन्हा आपका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इस वजह से 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और ये किस आधार पर थे? ये बुजुर्ग व्यक्ति थे सबसे। और ये जो परंपरा है, इनकी जो नियुक्ति है ये फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी, ठीक है कि नहीं। अगला देखें 11 दिसंबर को अगली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को याद रखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमने 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना था, मतलब टेम्परेरी थे वो। लेकिन 11 दिसंबर 2 दिनों के बाद अगली बैठक जब लगती है 11 दिसंबर को, तो हमने राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। और याद रखें एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी को आपका क्या चुना गया था? उपाध्यक्ष। तो याद रखें अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं और उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी हैं आपके उपाध्यक्ष, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न दोनों आ चुके हैं, ठीक है। अगला देखें अब उद्देश्य प्रस्ताव।
याद रखो 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को आपका क्या हुआ था, आपका जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ऑब्जेक्शन रेवोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया था। लेकिन याद रखो कि 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव जब प्रस्तुत हुआ था तो इसे तुरंत नहीं माना गया था, इसको माना गया था 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। क्यों मान लिया गया था? क्योंकि शुरुआत में क्या है, अभी मुस्लिम लीग नाराज थी, तो हमें लग रहा था कि यदि हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को आज ही मान लेंगे, यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की आज उद्देशिका बनी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से हमने शुरुआती समय में आपका क्या है, इसको नहीं माना था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। तो 13 दिसंबर को किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में? इसमें संविधान की संरचना के मूल तत्व व दर्शन निहित थे, मूल तत्व व दर्शन निहित थे। इस प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया? मैंने बताया तुम लोगों से कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इसका रीजन ये था कि संविधान में बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो पाए थे, इस वजह से। वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल इसी उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप है। जब प्रियम्बल पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, तो ये आज क्या है, उद्देशिका है। याद रखें आपका इस उद्देशिका में जब जो उन्होंने रखी थी उसमें क्या थे, 8 अनुच्छेद थे, ठीक है, 8 आर्टिकल थे उसमें, ठीक है। और उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है। अगला देखिए, अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देशी रियासतों और बचे हुए मुस्लिम लीग के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से क्या होंगे, जुड़ने लगेंगे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु थी। मैंने बताया था कि जो माउंटबेटन योजना थी उसमें भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ है, विभाजन किया है। और ये कब आई थी, 3 जून 1947, ठीक है। जबकि हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा है वो 1946 में आया था और कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। और माउंटबेटन योजना यानी 3 जून 1947 इसने क्या किया है, संविधान को विभाजित करने का कार्य किया है। अगला देखें, अब क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। पहला क्या बदलाव हुआ, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। और दूसरा, संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए, दोनों कार्य अलग अलग रूपों में करना था, ठीक है। ये बदलाव हुए थे, ठीक है। अगला देखें, भारत के लिए आम कानून का निर्माण करना पहला काम था इसका, ठीक है। दूसरा काम क्या था, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। अब स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान निर्माण, ये 2 रूपों में काम करती थी, ठीक है। जब संविधान निर्माण का कार्य चलता था तो उसका अध्यक्ष कौन बन जाता था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बन जाते थे। और जब आम कानून की बात आती थी, आम कानून का निर्माण, तब अध्यक्ष कौन होते थे भाई, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो याद रखो संविधान सभा 2 शिफ्टों में काम करती थी, पहले की शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। एक सुबह की शिफ्ट लगा करती थी और एक शाम की शिफ्ट लगा करती थी, ठीक है। तो सुबह की शिफ्ट में आपका जीवी मावलंकर थे जो नॉर्मली कानून का निर्माण करते थे। और आप स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना आपका ये शाम की शिफ्ट में काम होते थे, जिसके अध्यक्ष कौन होते थे भाई, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा और क्या था, देखें संविधान सभा से मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसीलिए संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 जो थी इससे घट करके कितनी हो गई थी, 299। याद रखें मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद जो सदस्य संख्या है आपका कितनी बची थी, 299 सदस्य बचे हुए थे, ठीक है। तो देखें ये था संविधान सभा का एक छोटा सा परिचय, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।